महाकाव्य जब लिखे जाते हैं, 2 महाकाव्य हमारे यहाँ भी, जैसे ग्रीक्स के पास 2 महाकाव्य हैं, हमारे पास भी 2 बड़े महाकाव्य हैं। दुनिया में ग्रीक्स के अलावा किसी के पास इतने बड़े महाकाव्य नहीं है, महाभारत और रामायण। ओके, लेकिन होता क्या है, जब पुराणों का काल आता है, ईसा के बाद गुप्त काल तक आते आते वो जो 300-400 साल हैं, पौराणिक काल में ये एक सायास, एक कोशिश की जाती है कि महाकाव्यों के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देवता बनाकर धर्म का आधार उनको बनाया जाए। तो आप देखिए क्या हो रहा है, महाकाव्यों के जो सर्जक हैं वो भुला दिए गए। वाल्मीकि और व्यास को की वजह से भारतीयता नहीं है, उनको कोई नहीं पढ़ता और जानता। राम और कृष्ण की वजह से भारतीयता है। तो महाकाव्यों ने जो चरित्र पैदा किए, उन चरित्रों को देवता बना करके हम पूजने लगे। अब आप ये पूछिए कि होमर ने भी ग्रीस में महाकाव्य लिखा था, और पूरी ग्रीक सभ्यता, और यूं कहा जाए कि पूरी पाश्चात्य सभ्यता अपनी जड़ होमर में ढूंढती है, जैसे हम अपनी जड़ व्यास और वाल्मीकि में ढूंढते हैं। लेकिन क्या होमर के चरित्रों को देवता बनाकर पाश्चात्य सभ्यता पूजती है? नहीं पूजती। नो। उसके अनेक कारण थे, वहाँ क्रिश्चियनिटी आई वगैरह, वहाँ एब्स्ट्रैक्ट और एक ईश्वर मानने वाले धर्म क्यों आए, ये लंबी चर्चा का विषय है, वो आज थोड़े में समय में वो नहीं हो पाएगा। लेकिन वो कोई नहीं पूछता। केवल भारत एक अनूठी सभ्यता है जो सबसे प्राचीन, सबसे गौरवशाली, जिसके पास संस्कृत जैसी उन्नत भाषा थी, जिसके पास महाकाव्य लिखे गए, जिसके पास सैकड़ों हजारों लोक भाषाएं थी, लोक साहित्य सर्जक थे, वो हमेशा ही रहे हैं वो। इस सब के बावजूद हमारा केंद्र क्या बना? हमारा केंद्र बना 2 महाकाव्यों में जो 2 देवता थे, उनको उनके आधार पर हमने वैष्णव संप्रदाय की, या साउथ से शुरू करें तो शैव और वैष्णवों की, शैव वैष्णव शाक्त, इन 3 मुख्य धाराओं की शुरुआत होती है, और सारे लोक धर्म मिट जाते हैं, और सनातन धर्म अपने आप को राम और कृष्ण के आधार पर, या कहीं शिव और कहीं दुर्गा के आधार पर अपने आप को स्थापित करता है। लेकिन जितनी उन्नत सभ्यताएं अगर अपनी उन्नति कुछ हद तक कायम रख पाई हैं, वहाँ आपको देखना ये पड़ेगा कि उन्होंने महाकाव्यों को अपनाया है, महाकाव्यों के चरित्रों को नहीं अपनाया है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम महाकाव्यों के चरित्रों ने हमारे ऊपर, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बना करके हमारे ऊपर लाद दिया गया, और हमें ये मानना पड़ा कि अगर उन्होंने शंभू का वध किया तो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम का ही काम होगा, और सीता को शक में निकाल दिया तो ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम का ही काम होगा। ये हमारी भारतीयता में रचा बसा है ना, हमारी सभ्यता संस्कृति में। तो हमें अगर इससे लड़ना हो तो हमें ये अख्तियार करना पड़ेगा ना कि अगर हम संस्कृत भाषा को भी ब्राह्मणिकल कह के त्याग देंगे और संस्कृत भाषा को इक्वेट कर देंगे धर्म के साथ या ब्राह्मणों के साथ, भले ही ब्राह्मण ही बोलते रहे हों, भले ही लोग कभी भी संस्कृत न बोलते रहे हों, लेकिन आज के पैमाने पर आप भाषा को नहीं तौल सकते कि हम उसी भाषा का सम्मान करेंगे जो जनता बोलती थी। और संस्कृत चूंकि जनता कभी नहीं बोलती थी, इसलिए संस्कृत हमारे लिए त्याज्य है, संस्कृत हमारे लिए एलीट की ब्राह्मणिकल भाषा है। तो ये हम उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे उसी में से हमें खोद के अपने तर्क निकालने हैं। अगर हम अपने तर्क निकालेंगे और हम संस्कृत पढ़ेंगे और ये वेद चिल्लाएंगे और ये कहेंगे कि वेदों में सब कुछ था, प्लास्टिक सर्जरी भी थी और पुष्पक विमान भी था, तो हम कहेंगे ना कि भाई देख निकाल करके ले आओ, और हम भी पढ़ेंगे और हम भी बताएंगे कि वेदों में कैसे हवन की पद्धति थी, हवन के मंत्र थे, देवताओं को खुश करने के उपाय थे। धर्म हमारे यहाँ देवताओं के साथ लेन देन था। हिंदू धर्म जैसा ट्रांजैक्शनल रिलीजन, व्यापारी धर्म और कोई नहीं है। देवताओं को खुश किया जाता है ताकि वो आपको, तो यहाँ आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता से यहाँ लड़ाई थी हिंदू धर्म की। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिकता थी, सामाजिक बराबरी भी थी और आध्यात्मिकता भी थी। तो ये वाले प्रसंग बताइए किस लिबरल स्टेट्समैन ने, किस लिबरल फिलॉसफर ने ये वाला प्रसंग उठाया है, किस लेफ्टिस्ट ने ये प्रसंग उठाया है।
जिस ज़मीन पर खड़े होकर के वो आज का हिंदुत्व स्थापित करना चाहते हैं, उसको सिर्फ हम आज की ज़मीन पर खड़े होकर चुनौती नहीं दे सकते। जिस ज़मीन पे खड़े होकर के वो शुरू कर रहे हैं अपने नैरेटिव का, उस ज़मीन पर भी हमें खड़ा होना पड़ेगा और अपने पैर जमाने पड़ेंगे। तो मैं इसमें बहुत लंबी चौड़ी थ्योरेटिकल बातें भी हैं कि भारतीयता से हमारा क्या, लेकिन हम आपको एक को वानगी देना चाहते थे कि बिना अपना वर्किंग क्लास का स्टैंड छोड़े हुए, बिना अपना दलित का स्टैंड छोड़े हुए, बिना अपना स्त्री का स्टैंड छोड़े हुए हम क्लेम कर सकते हैं ऐसी भारतीयता को, जो भारतीयता ब्लैक एंड वाइट नहीं थी, भूरी थी। क्या कहेंगे, ग्रे थी। हाँ, ग्रे थी, जिसमें अच्छा भी था और बुरा भी था। आप ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास कि मैं पूरी शाम बात कर सकता हूँ। आर्यभट्ट कालिदास के समय में, ईसा के 300 साढ़े 300 साल बाद या 400 साल बाद, कालिदास का ही पीरियड था, आर्यभट्ट का भी पीरियड था। आर्यभट्ट जिन्होंने कोपर्निकन थियरी माने कि पृथ्वी के चारों तरफ सूरज नहीं घूमता, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, जहाँ से वेस्ट में साइंटिफिक रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है, वो 1400 में कोपर्निकस देता है, 1470 में। उससे 1000 साल पहले भारत में आर्यभट्ट ने हीलियोसेंट्रिक थियरी, यानी सूर्य केंद्र में है और प्लैनेट्स उसका चक्कर लगाते हैं, ये यहाँ दिया गया था। आप में से जो लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ा होगा, पाई एक कांस्टेंट होता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट। 22/7 आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। 3.1416 5 दशमलव अंकों तक पाई की गणना आर्यभट्ट ने की थी। पाई की गणना करना मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना या वृत्त की परिधि की। तो ये हमारे यहाँ अलजेब्रा, जियोमेट्री, हीलियोसेंट्रिक थियरी, ये गुप्त काल में उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा जो छुआछूत करते थे और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने देते थे, कुछ भी नहीं पढ़ने देते थे, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा ये भी किया गया था और हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं। और जो बारबेरियंस थे, जो आपस में धर्म युद्ध कर रहे थे यूरोप में 1618 से 1648 तक, बहुत बाद में, 1000 साल बाद आपस में लड़ रहे थे, मारकाट मचाए हुए थे, जब क्रिश्चियनिटी टूटी कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म के बीच में, वहाँ पे साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो गया। ये हमारा ही दुर्भाग्य नहीं है, चीन का भी वही हाल था। 4 चीज़ें जिनके आधार पर आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता खड़ी होती है यूरोप में, उन 4 चीज़ों का आविष्कार चीन में हुआ था। बारूद लड़ने के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए, चुंबक के बिना आप समुद्री यात्रा कर नहीं सकते, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, खो जाएंगे। चुंबक, पेपर और छापा खाना। रॉजर बेकन ने 1623 में एक किताब लिखी थी और उन्होंने कहा कि इन 4 चीज़ों के आधार पर पाश्चात्य सभ्यता उभरेगी और इन 4 चीज़ों का आविष्कार चीन में हुआ था। जिन लोगों ने आविष्कार किया वहाँ साइंटिफिक रिवोल्यूशन नहीं हुआ, अब हो रहा है, अब कमाल है, अब वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि अमेरिका को सूझ नहीं रहा है कि चीन से कैसे लोहा लें, कैसे इसको रोकें। लेकिन 500 साल तो वो दबाए जाते रहे। तो हम लोगों को ये सारे सवाल भी, आज मैं सिर्फ ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, उस पर जाऊँगा नहीं, ये सारे सवाल भी हम लोगों के बीच में सोचने विचारने के योग्य हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार का मैथमेटिक्स, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का साहित्य होते हुए भी हमारे यहाँ साइंटिफिक रिवोल्यूशन और मॉडर्निटी का रिवोल्यूशन नहीं हुआ और मॉडर्निटी का रिवोल्यूशन कहीं और हुआ। तो ये भारतीयता को हम कैसे रीगेन करें, इसकी रणनीति हमें, वैचारिक रणनीति हमें नए सिरे से बनानी पड़ेगी। और इसमें वामपंथियों को, मेरे जैसे वामपंथियों को और दलित आंदोलन के लोगों को, स्त्री आंदोलन के लोगों को अपने बहुत सारी प्रस्थापनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सारी बात एक सामाजिक अक्ष पर है, जो सही बात है कि सामाजिक अक्ष पर हम वैसे ही लड़ते रहेंगे जैसे दलित हैं तो कास्ट सिस्टम के खिलाफ, स्त्री हैं तो पेट्रियार्की के खिलाफ, वामपंथी हैं तो क्लास स्ट्रगल में वैसे ही लड़ते रहेंगे। लेकिन आप उसके साथ आपको हिंदुस्तान को ओन भी तो करना है ना। आप सिर्फ दलित नहीं हैं, आप हिंदुस्तानी भी तो हैं ना, भारतीय भी तो हैं ना। मान लीजिए कि जादू से कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया गया और मान लीजिए दलित मुक्त हो गया, स्त्री मुक्त हो गई,
तो वो कैसा भारत बनाएगी? पेट्रियार्की से तो मुक्ति हो गई और कास्ट से तो मुक्ति हो गया, लेकिन क्या कास्ट भारत की पॉजिटिव संकल्पना कि जैसा भारत बनेगा वो सिर्फ जिन पत्थरों के नीचे हम दबे रहे हैं उन पत्थरों को हटा देंगे तो भारत बन जाएगा। उन पत्थरों को हटाए बिना भारत नहीं बनेगा, लेकिन उन पत्थरों को हटा देने मात्र से भी भारत नहीं बनेगा। आपको चलना भी तो सीखना पड़ेगा ना, ये तो आपको साइंस भी तो करना पड़ेगा ना। आपको चीन से लोहा भी लेना पड़ेगा और सहकार भी करना पड़ेगा, जो भी भविष्य की राजनीति जहाँ भी ले जाए। आपको पश्चिम ने दबाया है, ले तो पश्चिम से लड़ना भी पड़ेगा और पश्चिम के साथ सहकार भी करना पड़ेगा, प्रतियोगिता भी करनी पड़ेगी। तो आपका साइंस में, सोसाइटी बनाने में, रिपब्लिक खड़ा करने में, लोगों को गरीबी से निकालने में, जो सामाजिक वैचारिक मूल्य आधुनिक हैं वो पैदा करने में, और आप क्या करेंगे? ये सिर्फ नेगेटिव लड़ाई नहीं है। नेगेटिव लड़ाई शुरुआत है। नेगेटिव लड़ाई मैंने, हम गलत मत समझिएगा, नेगेटिव मैंने उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध, ये अनिवार्य है। इसके बिना आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, सारी कपोल कल्पना रह जाएगी। तो जो भी उत्पीड़न है उसके विरुद्ध प्रतिरोध और लड़ना, ये शुरुआत है। लेकिन उसके बाद निर्माण कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, निर्माण का नक्शा क्या है, नक्शा क्या होगा, ये आपको। और वहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो मैं जल्दी से बता दूं, क्योंकि आधुनिकता भी बहुत कंटेस्टेड शब्द है, बहुत कंट्रोवर्शियल शब्द है। आधुनिकता को तत्काल अगर आप किसी से पूछें तो बहुत वो सोचेगा, तो ये कहेगा कि आधुनिकता माने पश्चिम, आधुनिकता माने पूंजीवाद, आधुनिकता माने विज्ञान, आधुनिकता माने कॉलोनियलिज्म। सब कुछ को मिला लीजिए, यही आधुनिकता है। तो आधुनिकता में बहुत सारा नेगेटिव है। मुझ वामपंथी से पूछिए तो मुझे आधुनिकता स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि मैं आधुनिकता को पूंजीवाद से इक्वेट कर दूंगा। आधुनिक काल की पैदाइश है पूंजीवाद। किसी से पूछिए कि आधुनिकता माने, किसी राष्ट्रवादी से पूछिए तो वो कहेगा आधुनिकता माने उपनिवेशवाद, क्योंकि आधुनिकता आई तो उपनिवेश लेकर के आई। तो आधुनिकता को एक बंडल बना करके, बहुत सारे पाश्चात्य चीज़ों का बंडल बना करके, यूरोपीय समझ करके आधुनिकता का नक्शा अपने दिमाग में रखा जाता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत नक्शा है। आधुनिकता का एक यूनिवर्सल कंटेंट है, एक सार्वभौम, हाँ, सार्वभौमिक उसकी एक अंतर्वस्तु है, हाँ? और वो इत्तेफाक ऐसा है, किसी भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जब पैदा होता है तो वो कहीं पैदा होता है। किसी ज़मीन में कोई फसल उगती है तो वो उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं की जाती। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आ जाई है ना, फसल तो ज़मीन में उगती है। तो पहली बार आधुनिकता की फसल जहाँ उगी वो ज़मीन यूरोप की थी। तो पहली आधुनिकता जो हमारे सामने आई वो यूरोपीय आधुनिकता थी, ये तो हम मानते हैं। लेकिन उसकी जो यूरोपीय ज़मीन थी उसको आप बीज से या फसल से इक्वेट कर देंगे तो ये तो उचित नहीं है ना, क्योंकि वही यूरोप एक समय में आधुनिक नहीं था और वही यूरोप एक समय में आकर के आधुनिक बना। इसका मतलब कोई एडिशनल चीज़ पैदा हुई ना। यूरोप तो हजारों साल से था, जैसे भारत हजारों साल से है, यूरोप हजारों साल से था। और 15वीं 16वीं 17वीं सदी में रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट होते हुए, साइंटिफिक रिवोल्यूशन होते हुए आधुनिक यूरोप जो है वो पैदा होता है। तो यूरोप पुराना था और आधुनिक बना, इसका मतलब कोई नई चीज़ आई। उस नई चीज़ को आप यूरोपीय क्यों कहते हैं फिर? भाई वो नई चीज़ यूरोप की ज़मीन में पड़ी, यूरोप की ज़मीन में वो फसल उगी, वो यूरोपीय किस्म की फसल थी। लेकिन आप ये कहें कि वो फसल यूरोप में ही उग सकती है, वो और कहीं नहीं उग सकती। तो आपके यहाँ डेमोक्रेसी कैसे पैदा हो गई? आपके यहाँ रिपब्लिक कहाँ से आ गया? आपके यहाँ विश्वविद्यालय, आधुनिक विश्वविद्यालय, नालंदा और तक्षशिला की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपके वैज्ञानिक कैसे पैदा हो गए? कॉलोनियल इंडिया में ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी छाप विज्ञान पर पड़ी, रमन, रामानुजम, मैथमेटिशियन, बोस, बोजॉन वाले बोस वगैरह वगैरह। आज वैसे वैज्ञानिक पढ़ने लिखने के बाद आज क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी की API बना रहे हैं, क्या नाम है, बिल गेट्स के कारकुन तो यहाँ दिखाई पड़ते हैं। और इन्फोसिस बना करके वो
अरबपति भी हो जाते हैं, लेकिन वैसा वैज्ञानिक दिखाई पड़ता है क्या? लेकिन आपके यहाँ आया ना, तो अगर आपके यहाँ विज्ञान आया, यूनिवर्सिटी आई, रिपब्लिक आया, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो इसका मतलब आधुनिकता आई। इस आधुनिकता को अब वहाँ यूरोप में एक वैचारिक बहस पैदा हुई कि आधुनिकता ने ही ये उत्पात किया है, दुनिया में हिंसा फैलाई है, वर्ल्ड वार कराए हैं, रेसिज्म फैलाया है, वगैरह वगैरह। तो अब उत्तर आधुनिक समय आ गया है। उत्तर आधुनिक जो पूरी फिलॉसफी थी उसका लक्ष्य था वामपंथ पर और लिबरल आइडियोलॉजी पर अटैक करना। वो आज हमने उसमें नहीं जाएंगे वो, लेकिन उसकी वजह से एक ऐसा वैचारिक माहौल पैदा हुआ जिसमें आधुनिकता एक खराब शब्द बन गया। आधुनिकता को उपनिवेशवाद समझा जाने लगा, आधुनिकता को वर्ल्ड वार का जनक समझा जाने लगा, आधुनिकता को हिंसा समझे जाने, पुलिस सिस्टम, जेल, वो जितने भी क्या कहेंगे ऑपरेशन के या स्टेट के ऑपरेशन के, रिप्रेशन के जितने फॉर्म्स हैं, उस सब को आधुनिकता कहा जाने लगा और आधुनिकता केवल नेगेटिव दिखाई पड़ने लगी। और फिर कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जो कहने लगे कि हमें वापस लौटना पड़ेगा, समुदायों की तरफ लौटना पड़ेगा, कम्युनिटीज़ की तरफ लौटना पड़ेगा, परंपराओं की तरफ लौटना पड़ेगा, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटीज़ की तरफ लौटना पड़ेगा। और वो लोग ये भूल गए कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी से ही तो हम निकल करके आए हैं। दलित से पूछो कि भारतीय समाज की ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या थी। दक्षिण में वो गले में उनको लटका करके आवाज़ करते हुए चलना होता था। केरल में फ्रांस का एक पादरी आया था, उसने 1800 के आसपास किताब लिखी थी जिसमें बताया था कि कैसे उनको 40 फुट दूर चलना पड़ता था और आवाज़ देते हुए चलना पड़ता था ताकि उनकी छाया भी किसी सवर्ण पर ना पड़े या किसी मतलब नॉन दलित पे ना पड़े। कम्युनिटी दलित से पूछ लीजिए कि हाँ, यहाँ हमारे यहाँ के कम्युनिटेरियनिज्म ने, हमारे यहाँ की सामुदायिकता ने, हमारे यहाँ के ऑर्गेनिक सोसाइटी ने स्त्री के साथ क्या किया है और दलित के साथ क्या किया है और शूद्रों के साथ क्या किया है। तो ये जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बैठे हुए जिन्होंने कभी समुदायों को देखा नहीं है कि समुदाय क्या करते हैं, समुदाय जो हैं निर्दय होते हैं, काट के वहीं सजा दे देते थे, बलि चढ़ाते थे। ये भी समुदाय था आज से 3000 साल पहले का। किसकी बलि चढ़ाई जाती होगी? राजा के बेटे की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी उसमें। तो ये जो सामुदायिकता की तरफ, ऑर्गेनिसिटी की तरफ जाना, ये दिखा करके कि देखो आधुनिकता तो वर्ल्ड वार करती है या इंडिविजुअल एलियनेशन को, व्यक्ति के अलग थलग पढ़ने को, व्यक्तिवाद को जन्म देती है, ये बात कह करके समुदाय की तरफ जाना, प्राचीन ऑर्गेनिसिटी की तरफ जाना, ये फैशन अकादमिक संस्थाओं में चल पड़ा है, विचारकों के रूप में चल पड़ा है। हम लोगों को बोल्ड पोजीशन लेनी चाहिए। आधुनिकता मतलब उपनिवेशवाद नहीं, हालांकि आधुनिकता ने उपनिवेशवाद में योगदान किया होगा। आधुनिकता का मेल राजनीति से हुआ, आधुनिकता का मेल पूंजीवाद से हुआ। पूंजीवाद का मेल अगर होगा आज से 19वीं सदी में तो वो उपनिवेशवाद को जन्म देगा, क्योंकि पूंजीवाद जो है सारी दुनिया से सरप्लस एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, रिसोर्सेज ले आना चाहेगा। तो ब्रिटेन के सबसे धनी पूंजीवाद को भारत ने बनाया है। भारत का साम्राज्य नहीं होता तो ब्रिटेन का साम्राज्य नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विज्ञान की गलती थी कि उन्होंने जहाजी यात्राएं कर ली। विज्ञान की गलती थी कि उन्होंने तोप बना लिए। इसलिए विज्ञान को दोष दो उपनिवेशवाद के लिए, ये तो हम नहीं कर सकते ना। इसका मतलब एक चीज़ तो आपने निकाली ना कि विज्ञान ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके उपनिवेशवाद भले फैलाया गया हो या वर्ल्ड वार भले लड़ा गया हो, लेकिन विज्ञान से किसी का बचाव नहीं है। विज्ञान के बिना किसी का काम चलेगा नहीं, ये तो मानना पड़ेगा ना। विज्ञान को उदाहरण मान लीजिए, विज्ञान आधुनिकता की एक अंतर्वस्तु है। उसी तरह हर व्यक्ति का बराबर होना और ह्यूमन बीइंग होने की वजह से उसका बराबर का अधिकार होना, यानी ह्यूमन राइट, व्यक्ति का बराबर का अधिकार, ये आधुनिकता का सार्वभौमिक अंग है। और इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या गलती है, क्या दिक्कत है? तो हम ये छांट सकते हैं ना कि आधुनिकता के पहले व्यक्ति की स्वायत्तता नहीं थी, व्यक्ति की सार्वभौमिकता नहीं थी। व्यक्ति जो है वो ऑटोनोमस है और सॉवरेन है, इन द फाइनल एनालिसिस सॉवरेन है, ये नहीं था।
आधुनिकता से पहले। आधुनिकता से पहले व्यक्ति किसी समुदाय के सदस्य के रूप में ही था, उसके अलावा व्यक्ति की कोई और पहचान नहीं थी। किसी परंपरा का हिस्सा था, किसी समुदाय का हिस्सा था, किसी धर्म और किसी जात का हिस्सा था। आधुनिकता ने व्यक्ति को आज़ाद कराया इन चीज़ों से, जो सामुदायिकता और पारंपरिकता के गलत आधारों से। हम पूरे सामुदायिकता को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सॉलिडारिटी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉलिडारिटी का जो ओल्ड फॉर्म है जिसमें व्यक्ति घुल गया था, डिसॉल्व हो गया था, व्यक्ति की कोई पहचान नहीं थी, उस ओल्ड फॉर्म को हटा करके व्यक्ति को खड़ा करके फिर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हम नई सॉलिडारिटी स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो मॉडर्न सॉलिडारिटी है, जो मॉडर्न कम्युनिटी है, व्यक्ति जिसका हिस्सा है, वो पुरानी ऑर्गेनिक कम्युनिटी और उसकी सॉलिडारिटी से मौलिक रूप में भिन्न है, अलग किस्म का है। ये आधुनिकता के लक्षण है। इस पर जब कभी और आपसे बात करने का मौका मिलेगा तो इसमें से बहुत सी दार्शनिक बातें खुलेंगी, इसमें से बहुत सी इतिहास की बातें खुलेंगी। तो हमें बोल्ड पोजीशन लेना चाहिए। हमें ये सारा जो अकादमिक विद्वानों का मायाजाल रचा हुआ है, वैचारिक की उत्तर आधुनिकता क्या है और फूको और दरिदा कौन है, ये छोड़ करके हमें बोल्ड पोजीशन लेना चाहिए कि हम आधुनिकता को श्रेयस्कर मानते हैं। आधुनिकता एक डिस्टिल्ड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, इसको भारत की ज़मीन पर फसल बननी है। आधुनिकता का जो आदर्श है, आधुनिकता का जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, उसके बीज अगर आप उसका मेल भारतीयता से नहीं कराएंगे तो भारत में आधुनिकता की फसल नहीं जमेगी और कोई आके आपको बुहार ले जाएगा। कोई आके आपको कहेगा कि भारतीयता का मतलब है हिंदुत्व। सभी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि सबके पास राष्ट्र राज्य है। मुसलमानों के पास कई हैं, क्रिश्चियंस के पास कई हैं, इजराइल यहूदियों के पास एक है, वगैरह वगैरह। तो हिंदुओं ने क्या गलत किया है, ये कोई आके कहेगा और पूरे एक देश को भटका ले जाएगा इसमें। तो हमें ये बोल्ड पॉलिटिक्स की नींव डालनी है। इसमें से कोई भी बात हो सकता है आपको नई न लगे, लेकिन आप इस रोशनी में वामपंथी हैं तो अपनी राजनीति पूछिए कि आपने क्या किया है इस वाले पर। भारतीयता को वामपंथियों ने एब्स्ट्रैक्ट में आधुनिकता को भले पहचाना हो, लेकिन उसका भारतीयता से मेल कराने का कोई उपक्रम अपने हाथ में नहीं लिया। भारतीयता की कोई परिभाषा गढ़ने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और उसी तरह से जो सामाजिक आंदोलन है, उन्होंने भारत के समाज को बदल डाला और उनके बिना भारत इतना भी नहीं अच्छा होता जितना आज है। तो सामाजिक आंदोलनों का महत्व सबको स्वीकारना पड़ा है, दलित आंदोलन हो, स्त्री आंदोलन हो, वगैरह वगैरह। लेकिन उन आंदोलनों को भी तो पूछना पड़ेगा ना कि हम भारतीयता का क्या करेंगे। भारतीयता क्या हमारे लिए केवल नेगेटिव है? तो वो ये कहेंगे कि भारतीयता मतलब ब्राह्मणवाद। और अगर वो भारतीयता मतलब ब्राह्मणवाद कहेंगे, भारतीयता मतलब जातिवाद कहेंगे, इसका मतलब वो भारत से रिजाइन कर रहे हैं। और भारत से रिजाइन कर रहे हैं तो उनको आपस में वो एकता नहीं कायम कर पाएंगे। आज दलित आंदोलन के इतने सालों के बाद, पेरियार और अंबेडकर की गौरवशाली परंपरा के बाद भी आज दलित का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को क्यों वोट देता है? और दलित पैंथर के शुरुआती दिनों का लीडर, क्या नाम है उनका, अठावले मोदी के कैबिनेट में मंत्री क्यों है? तो वामपंथियों से पूछा जाता है कि आप क्यों बिखरे, आप क्यों गायब हुए? सवाल तो दलित आंदोलन को भी देना है, सवाल तो दलित आंदोलन के भी सामने है, सवाल तो स्त्री आंदोलन के भी सामने है कि इनकी गौरवशाली संघर्षों के बावजूद व्यापक पैमाने पर जब हिंदुत्व की आंधी आती है तो दलित आंदोलन को कुछ करते नहीं बनता, स्त्री आंदोलन को कुछ करते नहीं बनता, वामपंथियों को कुछ करते नहीं बनता। मुसलमानों का तो समझते हैं वो तो माइनॉरिटी है, उन्हीं को तो निशाना बना करके हिंदुत्व खड़ा हुआ है, तो उनसे क्या पूछें हम। तो ये कोशिश हुई नहीं है। आधुनिकता की जो मोटी परिभाषा हमने दी, वो आधुनिकता की मोटी परिभाषा आपको, मुझे मालूम है, पहले से पता है। लेकिन देखिए, जो चीज़ें हमको पहले से पता होती हैं वही तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। और वही चीज़ें हम बारीक राजनीतिक बहसों में पढ़ते पढ़ते, दलित आंदोलन वामपंथी आंदोलन से लड़ जाएगा। वामपंथी आंदोलन जब चढ़ान पे था तो कहता था कि दलित आंदोलन क्या है। जब वामपंथी आंदोलन गिरा और दलित आंदोलन चढ़ा तो वामपंथी आंदोलन ने दलित आंदोलन को स्वीकार करना शुरू किया और अपने
अपने पार्टी प्रोग्राम्स में कास्ट सिस्टम का पैराग्राफ जोड़ना शुरू किया। ये सारे इसी लेवल पे चलते रहेंगे, लेकिन गलती दोनों तरफ से हुई। भारतीयता के प्रति अपना दृष्टिकोण स्थापित करना, साफ दृष्टिकोण ले आना, भारतीयता को रिक्लेम करना ताकि भारतीयता को हिंदुत्व न कहा जा सके, ये वामपंथियों के सामने ये चुनौती है। और भारतीयता को केवल ब्राह्मणवाद या जातिवाद न कहा जा सके, ये दलित आंदोलन के सामने चुनौती है। भारतीयता में पेट्रियार्की ऐसे शरीक है कि भारतीय स्त्री भारतीयता की वजह से दबाई ही जाएगी, यानी भारतीयता के अधीन स्त्री की मुक्ति संभव नहीं है। अगर ऐसा सिद्धांत आपका निकलता है तो आपको सोचना पड़ेगा स्त्री आंदोलन को कि आप भारत से रिजाइन कैसे करेंगे, ये सोचना पड़ेगा ना। इसका मतलब हमें भारतीयता की ऐसी अवधारणा पहले, और दूसरा लोग जब गलती क्या करते हैं, तत्काल कहते अरे आप ये बौद्धिक बात करते हैं, जरा चौराहे पे जाके करके देखिए, या तो लोग हंसेंगे या पीट देंगे, दो ही काम होगा। हंसेंगे क्योंकि समझेंगे नहीं, और पीट देंगे क्योंकि जैसे ही समझ में आएगा कि ये हिंदुत्व के विरुद्ध में बात पड़ रही है, वो आप पिट जाएंगे। तो आप गलत मैदान क्यों चुनते हैं शुरू में ही? आप खुद तो साफ थे नहीं कि भारतीयता का महत्व है कि नहीं है। आप खुद भारतीयता को केवल एक भटकाव की धर्म से आप खुद भी धर्म से जोड़ रहे थे। वो कह रहे हैं भारतीयता माने हिंदुत्व, आप भी एग्री करते रहे थे कि भारतीयता माने हिंदुत्व, तो आप ये गलती कर रहे थे। या भारतीयता माने ब्राह्मणवाद, ये दलित आंदोलन कर रहा था। भारतीयता माने पेट्रियार्की, गार्गी तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हारे सिर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। यही उदाहरण हम लोग पिछले 40 साल से देते रहे हैं। तो ये हमें भारतीयता की ऐसी संकल्पना ऐसे मैदान में शुरू करनी पड़ेगी जहां तुरंत मार काटना मत जाए, तुरंत आप पिट न जाएं, या तुरंत हंसी का पात्र न बन जाए। तो पहले आपस में तो तय कर लो ना कि भारतीयता पर एग्री करते हो कि नहीं। पहले वामपंथी आंदोलन के बीच में तो बातचीत हो जाए ना कि भारतीयता क्या है, दलित आंदोलन के बीच में तो बातचीत हो जाए ना कि भारतीयता क्या है, और वो उस भारतीयता का फिर हम आधुनिकता से मेल कैसे करा पाएंगे। आधुनिकता माने तर्क बुद्धि विज्ञान एक, और व्यक्ति का क्या कहेंगे, व्यक्ति का ऐसा अधिकार जिसकी अवहेलना कोई राज्य भी न कर सके। राज्य के संविधान का जो एक मूल आधार हो वो व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता। हम तो बताया आपने, हम 40 साल से वामपंथी हैं। हम लोग जब वामपंथ में ट्रेन हो रहे थे तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोग ये कहते थे कि ये संविधान बुर्जुआ संविधान है, पूंजीवादी संविधान है, और इस संविधान को हटाना हमारा काम है। क्योंकि 50 साल, चलो 50 साल से 50 साल 1973 से 50 साल 73-74 कह रहे थे, 10 साल घटा दिए। तो जो अब हमें अब जब इन्होंने संविधान हटाने की बात शुरू की तो हम कहते हैं कि हम तो संविधान बचाएंगे। तो एक टाइम में हम कह रहे थे कि संविधान हटाएंगे, अब कहते हैं कि संविधान बचाएंगे। तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम संविधान क्यों बचा रहे हैं, उसका कारण क्या है, संविधान हम क्यों बचा रहे हैं। उसका बहुत ठोस कारण है जो वामपंथियों ने आपस में क्लैरिटी के साथ बात की ही नहीं। संविधान का एक हिस्सा है जो पूंजीवादी है, जिसके आधार पर उत्पादन के साधनों की निजी मिल्कियत कायम है, जिससे पूंजीवाद पैदा होता है, उसका हम विरोध करते हैं। इसी को सिर्फ हम अपनी राजनीति का समग्र मानते थे, इसलिए हम इस संविधान को हटाने की बात करते थे। रिवॉल्यूशन का मतलब ये वाला हटाया जाए। लेकिन उसी संविधान में लिखा है कि हर नागरिक बराबर है। उसी संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति के नागरिक का, वो आर्टिकल 14 है और 19 है और वगैरह वगैरह है ना। जब हमारे मुताबिक समाजवाद आ जाएगा तो हम व्यक्ति के अधिकारों को ख़त्म कर देंगे अपने संविधान में, या इस संविधान का बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो समाजवादी संविधान में कायम रहेगा। तो हम कहते हैं कि इस संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे समाजवादी संविधान में कायम रहेगा, क्योंकि वो नागरिक को धर्म से इतर, जाति से इतर, जेंडर से इतर हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, हर नागरिक को बराबर बनाता है। ये आधुनिकता है, ये पूंजीवाद नहीं है। पूंजीवाद है व्यक्ति के निजी मिल्कियत, उत्पादन के साधनों की निजी मिल्कियत, ये पूंजीवाद है। मुद्रा
लेन देन, बाजार, उसके डायनामिक्स, ये पूंजीवाद हो सकता है। वो भी पूंजीवाद नहीं है, लेकिन चलो पूंजीवाद में उसका वर्चस्व है। पूंजीवाद एक ही चीज़ है, उत्पादन के साधन की निजी मिल्कियत एक, और लेबर पावर का भी कमोडिटी होना, यानी आपको अपना श्रम बेचना पड़ेगा तभी आपका पेट भरेगा। ये दो चीज़ें मिल करके पूंजीवाद बनता है। इसके अलावा संविधान में और कुछ नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें तो संविधान में इसके अलावा ही हैं, वो व्यक्ति के अधिकारों को लेकर के हैं और यहाँ तक कि समुदायों के अधिकारों को भी लेकर के हैं। उसमें से बहुत सारी चीज़ों को भविष्य, यानी ये आधुनिक है, जो आधुनिक है कायम रहेगा, जो पूंजीवादी है वो जाएगा। ये हमारा एक अप्रोच है आज के संविधान के प्रति। हम आज क्यों कहते हैं कि अगर ये संविधान हटाएंगे तो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए जो भी खड़ा होगा उसके साथ खड़े होंगे, वो चाहे पूंजीवादी हो और चाहे साम्यवादी हो, क्योंकि लड़ाई एक संविधान की हो जाएगी। तो संविधान की लड़ाई में हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि संविधान का एक हिस्सा, उसका मौलिक रूप आधुनिक है, और संविधान का आधुनिक रूप समाजवाद के दौर में भी कायम रहेगा। इसकी वजह से हम बताते हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, वरना लोग सोचेंगे कि ये तो रिवोल्यूशन करने वाले तो उलटने वाले थे संविधान को, और अब कह रहे हैं कि वही हिंदुत्व वाले ही हमारा मजाक उड़ाएंगे, हिंदुत्व वाले ही कहेंगे। और इस कन्फ्यूजन की वजह से कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे रेडिकल वामपंथी हिंदुत्व के पल्ले में भी चले जाएंगे, वो गड़बड़ी भी होगी। अभी आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं, कि बात हो रही है कि हिंदुत्व जो है वो फासिस्ट है कि नहीं, वो बात फिर पैदा हो रही है। सीपीएम की कांग्रेस होने वाली है, उसके लिए जो दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, अब वो उसमें फिर ये बात छेड़ी जा रही है कि ये जो रिजीम है ये फासिस्ट नहीं है। इसका कारण क्या है? रेडिकल वामपंथ के रगों में जो खून बहता है, उसके मुताबिक कांग्रेस का विरोध करना उसके खून में है। उसके लिए वो फासिस्टों के साथ भी कभी कभी गया है। ये गलती है। और ये क्लैरिटी क्यों होती है, ये गलती क्यों होती है? ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी पूरी पॉलिटिक्स को केवल क्लास इंटरेस्ट पे तोलते हैं, मॉडर्निटी की बेसिस पर नहीं तोलते। और अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें क्लास स्ट्रगल वाली लड़ाई होगी तो कांग्रेस भी दुश्मन होगी, भाजपा तो दुश्मन है ही है, वो तो लुटा ही रही है, A1 और A2 को दे ही रही है, जैसा राहुल गांधी ने कहा पार्लियामेंट में। लेकिन कांग्रेस भी देती रही है और हो सकता है देगी, तब कांग्रेस से लड़ लेंगे। लेकिन आज तो लड़ाई आधुनिकता की प्रमुख है ना, आज तो मनुस्मृति को लाने की साजिश है ना। तो इसमें ये अगर क्लैरिटी न हो तो वामपंथ भटकेगा, पहले भी भटका है, आगे भी भटकेगा। उसी तरह से दलित आंदोलन, अगर पूरे भारतीयता की बात, आधुनिकता की बात वामपंथ को समझनी है और भारतीयता की बात भी वामपंथ को समझनी है, लेकिन दलित आंदोलन को आधुनिकता की बात समझने में उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दलित आंदोलन में, स्त्री आंदोलन में ये ज़्यादा स्वाभाविक तौर पर इंटीग्रेटेड है कि व्यक्ति की बराबरी होनी चाहिए। व्यक्ति को जाति के आधार पर आप दर्जा नहीं दे सकते। ये वो ज़्यादा आसानी से आधुनिकता को समझ जाएगा, दलित आंदोलन का जो विचारक होगा वो ज़्यादा आसानी से समझ जाएगा। लेकिन उसको बहुत जद्दोजहद, बहुत संघर्ष अपने आप से भारतीयता के बारे में करना है कि भारतीयता को हम ब्राह्मणवाद से इक्वेट न कर दें। इसका मतलब भारतीयता को हमने ब्राह्मणवाद को सौंप दिया, और ये विचार अभी दलित आंदोलन में नहीं हुआ है। अंबेडकर के बावजूद, अंबेडकर बहुत बड़े विचारक थे, लेकिन उनके बावजूद नहीं हुआ है। अंबेडकर ने क्या कहा था आखिरी, उनका अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, उनका आखिरी सोल्यूशन क्या था कि आप दलित की मुक्ति यानी जातिवाद से लड़ाई हिंदू धर्म के खात्मे के बिना जीत ही नहीं सकते। और इस पर आप गौर कीजिए। हम समझते हैं, हम उनका मतलब उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम उनकी दिक्कत समझ रहे हैं। लेकिन अगर किसी समस्या को सुलझाने के लिए आप उस समस्या को और बड़ा कर दें, जातिवाद को हराना उससे ज़्यादा मुश्किल है किसी धर्म को हराना, किसी धर्म को ख़त्म करना उससे ज़्यादा बड़ा है। और अगर अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हिंदू धर्म को ख़त्म करना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आपको
प्रॉब्लम को और फोकस करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, और वो आधुनिकता की लड़ाई है। और वहाँ पर आप आधुनिकता के ज़मीन पे खड़े होकर के ब्राह्मणवाद का, जातिवाद का विरोध करेंगे और उस ज़मीन पे खड़े होकर कहेंगे कि हमारी भारतीयता ये है। भारतीयता के बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप हिंदुत्व का, पहले शुरू में ही मैंने कहा, हिंदुत्व की जो कर्षण शक्ति है, जो ट्रैक्शन है, जो फोर्स है, कि कोई कहे कि मुसलमानों को नेशन स्टेट मिल गया, यहूदियों को मिल गया, बहुत सारे क्रिश्चियंस को मिल गया, हिंदुओं ने क्या गलत किया है, हिंदुओं को क्यों नहीं इसमें लोग बह जाएंगे। भले वो राष्ट्र राज्य न जानते हों, भले वो आधुनिकता न जानते हों, लेकिन वो बह जाएंगे और हिंदुस्तान इसमें बहा दिया गया है। और इसको सिर्फ क्लास स्ट्रगल से और सिर्फ आधुनिकता से आप हिंदुत्व का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके लिए आपको भारतीयता की ज़रूरत पड़ेगी। और अपने, अगर हम जीतते हैं, हमारी ज़िंदगी में जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जब भी जीतेगी अगली पीढ़ी, वो लेफ़्ट और लिबरल और प्रोग्रेसिव्स की पीढ़ी, अगली पीढ़ी जब भी जीतेगी, तो उसको जो पॉजिटिव प्लान होगा हिंदुस्तान बनाने का, उसमें भारतीयता की ज़मीन में आधुनिकता की फसल उगानी पड़ेगी। ये चैलेंज है। और इस तरह से इस भाषा में न लेफ्ट पॉलिटिक्स करता रहा है, न दलित आंदोलन पॉलिटिक्स कर रहा है, न स्त्री आंदोलन पॉलिटिक्स कर रही है।